न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी बात कोरोना को लेकर, बड़ी खबर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर। लगातार हर रोज जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो नए आंकड़े डराने वाले हैं और अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो अभी तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। सबसे पहले कोरोना को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, जो नई बातें, जो बड़ी बातें, जो डराने वाले आंकड़े वो आपके सामने हैं। एक दिन में 1,45,000 नए केस निकलकर सामने आ गए हैं और ये आंकड़े डरा रहे हैं। एक दिन में 773 लोगों की मौत हो गई है अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से। 1,45,000 पिछले समय में ये सबसे ज्यादा अभी तक का आंकड़ा है और उससे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि रिकवरी रेट घटा है, 90% पर आ गया है और उसका नतीजा ये कि जो एक्टिव केसेस है कोरोना के वो 10 लाख के पार चले गए हैं। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता हो रही है महाराष्ट्र को लेकर, जहां पर जो नए केस सामने आए पिछले 24 घंटे में वो करीब 59,58,993, यानी पूरे देश में जो संक्रमण चल रहा है उसका करीब करीब आधा संक्रमण सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए वो 8,521 है। लगातार ये रफ्तार भी डरा रही है, 10,000 के पास पहुंचती जा रही है दिल्ली में संक्रमण की तादाद। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, रायपुर, मुंबई और वाराणसी, इन जगहों पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन इन जगहों पर दिल्ली की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान नहीं रख रहे और खास तौर पर पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से रिकवरी रेट घटा है और लोगों की जान गई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। आज बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कंप्लीट लॉकडाउन पर चर्चा होगी और मुमकिन है कि अगले कुछ समय के लिए पूरे महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 59,000 मामले सामने आ गए। 24 घंटे में 301 लोगों की मौत हुई है। हर दिन संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में वीकेंड लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच लोगों की पलायन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। आज हम एक बार फिर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़े हैं और यहाँ पर मजदूरों की अप्रत्याशित भीड़, खासकर वो जो कि उत्तर भारत की राज्यों की ओर जा रहे हैं, वो लगातार देखने को मिल रही है। इस पूरी भीड़ में कई लोग ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन से घबरा चुके हैं, उनकी आजीविका पे बनाई है और इसी वजह से वो अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं। आइए इन्हीं से समझते हैं कि लॉकडाउन उन्हें कितना डराता है और ये फैसला उन्होंने क्यों किया। आप लोगों में से कितने लोग लॉकडाउन की वजह से शहर छोड़ के जा रहे हैं? हम लोगों में से लगभग 50% जा रहे हैं सर। क्या वजह है? तनख्वाह नहीं मिली, काम बंद हो गया, वजह क्या है? काम बंद हो गया सर। काम बंद हो गया है। और कौन है आपके ग्रुप में जिससे मैं बात कर सकता हूँ? आप भी लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं साहब। तो लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगातार चल रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इन मजदूरों को कतार में लगकर अपने अपने ट्रेनों की तरफ बढ़ना पड़ रहा है और उसके बाद ये लोग अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में पहुंच रहे हैं। लेकिन जब इस किस्म से भीड़ हो रही है तो उसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी बहुत कम मात्रा में नज़र आती है। ये घबराहट ये इसलिए भी है क्योंकि कोविड से ज़्यादा डर इस जनता को दरअसल पेट की भूख से डर लगता है। ये डरे हुए हैं कि अगर लॉकडाउन लंबा खिंच जाता है तो यकीनन इनकी आजीविका पे बनाएगी, ये सोच में पड़ जाएंगे कि इनका घर कैसे चले और इसी वजह से ये अपने गांवों की तरफ लौटना सुरक्षित मान रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से वहां पर अब लोगों का मुंबई में पलायन हो गया है। बड़ी संख्या में लोग अब मुंबई छोड़कर अपने गांव और घरों की ओर रुख कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवा दें। डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज है, ये भी सीनियर फिजिशियन है और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। विकास भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विकास में आपका रुख कर लेता हूं। लोगों के मन में डर है, एक बार फिर से लोगों ने अपनी गृहस्थी समेटनी शुरू कर दी है, अपने परिवार को साथ लिया है, मोटरियों में बात कर अपनी गृहस्थी को लोग मुंबई छोड़कर, जो तस्वीरें हमने पिछली बार देखी थी, एक बार फिर से मुंबई माया नगरी को लोग छोड़ रहे हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए पलायन करने वाले ये मजदूरों की ये तस्वीर हमने पिछले साल भी देखी थी। साल बदल गया है लेकिन इन मजदूरों की किस्मत नहीं बदली, इनका नसीब नहीं बदला। आज भी हम जब टर्मिनस पे जाते हैं तो हज़ारों की संख्या में वो मजदूर जो कि लॉकडाउन से डर गए हैं
वो अपने अपने गाँवों के लिए निकलते हुए नजर आते हैं। हम रोजाना तकरीबन 3 दर्जन लोगों से बात करते हैं जो ये बताते हैं कि अगर लॉकडाउन लंबा खिंच गया तो उनकी आजीविका पे बनाएगी। तो ये तस्वीरें अब रोज़ की बात हो गई हैं और ये डर इसलिए भी है क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है वो काबू में आने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं, तस्वीरें काफ़ी डराने वाली है और जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, सबसे चिंता की बात यह है कि अब वो घटते जा रहे हैं। उन लोगों के मन में ये भी डर है नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, काम तो गया, पैसा भी नहीं मिल रहा। उन लोगों के मन में ये भी डर है कि कहीं अगर कंप्लीट लॉकडाउन लग गया और आने जाने के रास्ते एक बार फिर से बंद हो गए, एक बार फिर से गाड़ियां बंद हो गई, तो एक बार फिर से उन्हें यह सफर पैदल तय करना पड़ेगा, एक बार फिर से उन्हें ट्रॉलियों में छिपकर लदना पड़ेगा, एक बार फिर से उन्हें जो आपने तस्वीरें पिछली बार देखी थी किस तरीके से गाड़ियों में छिपा कर जाते थे, मार उन्हें सहनी पड़ती थी, उन तस्वीरों में भी उनके अंदर खौफ भरा है और उसकी आशंका उन्हें सता रही है। इसलिए वो लोग मुंबई छोड़कर जा रहे हैं कि आज ट्रेन चल रही है, वापस लौट चलो अपने घर। मैं आपके पास लौट कर आता हूं डॉक्टर एम वली। महाराष्ट्र में खासतौर पर जो स्थिति है, पूरे देश में जो संक्रमण की तादाद उसके आधे से ज्यादा आप कह सकते हैं, करीब करीब आधा जो है वो अकेले महाराष्ट्र में आज बैठक होने वाली है। आपको लगता है कि आज सरकार इस पर सीरियस तौर पर यह चर्चा करेगी कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की जरूरत है महाराष्ट्र में? जिस तरह से 3 दिन से आप लोगों को सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं और ये मजदूर लोग सेंस कर रहे हैं, मैं तो इनके सेंस पर जो ये सेंस कर रहे हैं इनको मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूं कि ये कोरोना की वहशत और दहशत से डरकर सेफ जगह जा रहे हैं और ये इनका जो अंदर की जो वो है स्पिरिट है, जो भावना है, वो बता रही है इनको कि अब यहाँ से निकल चलो, ये थमने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि समझ जाओ, अगर नहीं संभले तो पूरे देश की हालत महाराष्ट्र जैसी हो जाएगी। लेकिन अब हम रेड अलर्ट पे हैं और रेड अलर्ट ये है कि अब कल को इससे ज्यादा तादाद मिलेगी, परसों को उससे ज्यादा मिलेगी और रोज ये तादाद बढ़ रही है जी। तो अब कोई फरिश्ता नहीं आएगा कोरोना को रोकने के लिए, अब हम ही को रोकना है और बेसिक्स पे ही रहना है। वैक्सीन के लिए भी महाराष्ट्र में शॉर्टेज हुई है क्योंकि वैक्सीन महाराष्ट्र ने तेजी से कंज्यूम किए हैं और आज मिले भी हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैक्सीन इसका हल नहीं है, ये हम और आप सब मिलके, डॉक्टर्स मिलके बार बार बता रहे हैं। इसका हल ये है कि हम भीड़ में नहीं जाएंगे, इसका हल ये है कि पब्स में कोई नहीं जाएगा, शादी ब्याह में नहीं जाएगा, भीड़ वाली जो जगहें हैं जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेन्स होती हैं जी, और दिल्ली में जैसे मेट्रो है, सबर्बन ट्रेन्स बॉम्बे में हैं, बसेज हैं, उसमें नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे जी। और लेकिन यहीं से डॉक्टर एम वली दूसरा सवाल भी रेज होता है जिसको लेकर मैं डॉक्टर दीपाली का रुख करता हूं। पिछली बार भी डॉक्टर दीपाली हमने तस्वीरें देखी थी जब पलायन हुआ था, इसके बाद लोग जहां पर पहुंचे थे उन इलाकों में गए जहां पर संक्रमण पहले नहीं था, लेकिन गए तो स्प्रेडर का काम उन्होंने किया। एक बार फिर उसका रिस्क है। दो सवाल, एक तो कोरोना ग्राफ ऐसी स्थिति में नीचे कैसे आएगा, जरूरी तो यह भी है कि फिर ये लोग जहां पर पहुंचे वहां पर भी प्रशासन अलर्ट हो और बाकायदा इनकी जांच भी की जाए। जी बिल्कुल पांडे जी, जो हम देख ही रहे हैं कि भीड़ को रोकना थोड़ा सा असंभव है, थोड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल रैलीज भी हो रही हैं, कहीं मंदिर में विजिट्स हो रही हैं, कुंभ में इतनी भीड़ जा रही है, मगर कोरोना हमारे रिलीजन को नहीं देखता, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। वो अपना रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, जिसको साइंटिफिकली हम म्यूटेशन बोलते हैं अपनी बचाव के लिए। मगर हम इंसान जो कि त्यों हैं, लोग जो भीड़ में हैं वो भी कितने लोग बिना मास्क के हैं, हमें नहीं पता कौन सा सुपर स्प्रेडर है, किसकी वजह से म्यूटेशन हो रही है, ट्रेसिंग की ज्यादा कोई ताकत नहीं हो रही। मेरी ये राय है हुकूमत से कि जहां इतनी भीड़ें हो रही हैं इकट्ठी, वहां पे कुछ सर्वे एटलीस्ट किया जाए, मास वैक्सीनेशन की जाए। महाराष्ट्र में जिस तरह ज्यादा वैक्सीन बढ़ाई गई है वही दिल्ली में किया जाए, सारे मेट्रोपॉल्स को पकड़ा जाए, जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इस बारी जो रेड अलर्ट में, जैसे डॉक्टर वली जी ने भी कहा कि किस तरह हमारा देश रेड अलर्ट में है, हमें बहुत ज्यादा सख्ती और बहुत तेज चलना चाहिए। जिम्मेवारी, ड्यूटी सारे भारतीय हम नागरिकों की है। सरकार को हम पे सख्ती डालनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे जैसे लोग या हमारे ही सर्वेंट या हमारा ही कोई स्टाफ मेंबर या कोई साथी होता है जो ठीक से नहीं बिहेव कर रहा, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कोरोना फैलता जा रहा है। और ये म्यूटेशन पहली जरूर आई है पांडे जी, और भी बहुत बारी आ सकती है, ये बात हम सबको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर स्वाति, इन सबके बीच यही सवाल आपसे भी है, कोरोना ग्राफ नीचे कैसे आएगा? क्या आपको लगता है कि पूरे देश में एक साथ अब फोकस वैक्सीनेशन की जरूरत है ताकि ग्राफ ये नीचे आए?
देखिए, पूरे देश की बजाय मुझे लगता है कि अगर हम माइक्रो कंटेनमेंट ज़ोन्स जो हैं हमारे, उन पे अगर काम करें, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन आज भी हमारा पर डे का 26 लाख डोजेस का है और हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो हमें समझदारी से जो वैक्सीन डोजेस हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पहले हमें ये जो राशन है हमारे डोजेस का, उनको देना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है। सरकार के पास पहले से ही सूची है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ ज़्यादा संक्रमण है, तो ये शुरुआती पहल जो है ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की और सब लोगों को वैक्सीन देने की, ये इन डिस्ट्रिक्ट से की जा सकती है। यहाँ से अगर हम शुरू करें, क्योंकि देखिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है और जो बॉर्डर पार होकर के संक्रमण जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट से, वही और जगह पर फैलेगा। तो अगर हम पहले यहाँ कंटेन कर ले, यहाँ रोक ले, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी और उसके बाद हम पूरे भारत के लिए आने वाले समय में और वैक्सीन को अप्रूवल दे करके इसको अपने दायरे को और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 वैक्सीन से अभी हम पूरे भारत को कवर नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें और वैक्सीन की तरफ अब ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हमने जैसे कॉन्वैक्सिन को पहले ही इमरजेंसी अप्रूवल दिया था, क्या हम और वैक्सीन को ऐसा अप्रूवल दे सकते हैं। और साथ ही में हमारे भारत में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वैक्सीन बनाने की क्षमता रखते हैं, क्या हम उनको भी अब यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो वैक्सीन बनाए, ताकि हमारे पास जो है वैक्सीन की ज्यादा तादाद हो। क्योंकि अब देखिए पहले शुरू में लोग बहुत हिचकिचा रहे थे और वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, लेकिन जब से अब संक्रमण बढ़ा है और जिस तरह से अब सेकेंड वेव जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अब लोग आगे आ रहे हैं, अब लोगों के मन में डर आया है, अब लोग समझ रहे हैं इसकी संजीदगी को और अब लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में कितनी तेजी से वैक्सीन लगी है, लोग आगे आए हैं और इसीलिए अब हमें आपूर्ति की भी जो है महसूस हो रही है, कमी महसूस हो रही है कि हाँ वैक्सीन डोजेस हमारे पास कम है। वरना पिछले 3 महीने में इस तरह का कोई भी सवाल नहीं खड़ा हुआ था, ना इस तरह की कोई बात सामने आई थी। तो अब लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव में अपनी और ज्यादा तेजी लाएं और लोगों को ये एहसास ना हो कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है या हमारे पास विकल्प नहीं है, तो उसकी तरफ भी बढ़ना बहुत जरूरी होगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बयान जारी किया है। 1-2 दिन में कुछ पाबंदियां और लगाई जा सकती हैं, पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, यह बात कही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। यानी वैक्सीनेशन तेज किया जाए, इसकी जरूरत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर भी उसी तेजी से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये 4थी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूं और आज LNJP हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा, तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था, उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। कोरोना फिर बीमारी से दिल्ली में क्या वैक्सीन? दिल्ली में आज की डेट में हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रांग कंडीशंस हैं। 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं। ये सब कंडीशंस इस टाइम मुझे लगता है हटाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की जरूरत है। लॉकडाउन की संभावना है? लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। पिछली बार किस तरह की होंगी? हम आपको बता देंगे आज या कल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के। यानी ये तय है अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली में पाबंदियां बढ़ने जा रही हैं। लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन पाबंदियां बढ़ जाएंगी ताकि सख्ती की जा सके और इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जरूरत यह भी है कि वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ा दिया जाए। दिल्ली में कोरोना विस्फोट जैसे हालात है। राजधानी में 24 घंटे में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 8,500 से ज्यादा मामले सामने आए। RML अस्पताल से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना संक्रमण लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम आरएमएल अस्पताल के सामने खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। किस रूप में मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं, किस रूप में नहीं मिल रही है, हम बातचीत करते हैं। ओपीडी में दिखाने वाले लोग अंदर गए थे, कोरोना प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अंदर दिखाने गए थे, कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो नियम है, फॉलो किया जा रहा है कि नहीं सर, फॉलो नहीं किया जा रहा। सब आपस में लाइन में लगे हुए हैं, कोई गार्ड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक साथ सबके सब एक साथ लगे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, बस भीड़ पे भीड़ है। डॉक्टर भी सुनने वाला नहीं है और काफ़ी भीड़ है। अंदर को एक एक करके नहीं भेजे, सारे एक साथ भेज दिया। तो मतलब कोई सुनाई भी नहीं है, मतलब कि कोई देखने वाला भी नहीं है। मतलब सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा सर, नहीं। कुछ तो मास्क भी नहीं लगा रखा कुछ बंदों ने। तो अंदर को आप चल के देखते तो मैं सुबह 9 बजे, मतलब सुबह आया रखा हूँ मैं 6 बजे से। अब देख लो, अब जा रहा हूँ मैं, कोई वो नहीं है, डॉक्टर के दिखाई भी नहीं है। कोरोना को लेके जो नियम है फॉलो कर रहे हैं लोग? नहीं कर रहे हैं सर, बहुत से तो सैनिटाइजर कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई भी नहीं हो रहा है। हाँ, अंदर कोरोना वार्ड भी है? कोरोना वार्ड है, लेकिन वहाँ पे भी जांच नहीं हो रही है कोई सर, कोई जांच नहीं की इस तरीके की। और सुनवाई भी नहीं है इतनी पेशेंट की, मतलब भीड़ इतनी है। जैसी सरकारी अस्पताल है, मरीज को सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल रही है। बेटा डर तो नहीं लग रहा था गए थे अंदर? नहीं, इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल जो नियम है लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं अंदर? जी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं जो दिखाने, इतनी देर से हम खड़े हुए थे और जब नंबर आया उन्होंने कहा इस वाले ओपीडी वार्ड में नहीं दिखाना था, दूसरे में दिखाना था। अब पर्ची बंद हो गई, कैसे दिखाएं? तो कोरोना कुछ फायदा नहीं की वजह से जो लगातार जो है अस्पतालों की स्थितियां भी बिगड़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज अंदर जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन को प्रोटोकॉल्स को, नियमों को फॉलो करना चाहिए था, नियमों का पालन करना चाहिए था, उस रूप में जो है आरएमएल अस्पताल के भीतर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ये कहना है मरीजों का। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मोहित की रिपोर्ट आपने देखी, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर एमोली, जो दिल्ली की स्थिति है, लॉकडाउन नहीं लेकिन पाबंदियां बढ़ेंगी, ये जरूरत भी है क्योंकि अलग अलग जगहों से लापरवाही की तस्वीरें आई। दूसरा सवाल ये कि जिस हिसाब से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 1.5 लाख, तो क्या अब हर दिन 2 लाख केस आएंगे क्या? ये और इससे भी बढ़ सकती है। 2 लाख की कैद कहाँ है? अभी तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो तो 5 गुना के हिसाब से बढ़ रहा है। दिल्ली में 400 केसेस बहुत दिन तक रहे, 4-5 दिन तक। अभी देखिए, तो ये जो हम डॉक्टर मिश्रा और आपके सब डॉक्टर्स की टीम, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जहां जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है उस जगह नहीं जाना है, न भीड़ को। अभी आपने आरएमएल एग्जाम्पल दिखाया, ओपीडी आरएमएल में हम काम कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा हैवी होती है, कम जगह है, ज्यादा लोग होते हैं और वो संक्रमण का हॉटस्पॉट है एक तरह से जी। तो वहां पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। असल में कुछ एग्जॉशन हो रहा है। जो हमारे डॉक्टरी टीम है, पैरामेडिकल्स हैं, हमने बहुत दिन तक इसमें कोरोना में अपना तन मन धन से काम किया है, तो कुछ तो एग्जॉशन, फटीग जिसको हम कह रहे हैं, वो हो रहा है। दूसरे कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो 90% 10% वाला है ये काम, 10% एग्जॉशन और 90% लापरवाही। तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे लापरवाही ना हो। और फिर मैं ये उठाऊंगा, मैं बार बार इस प्रोग्राम में यही उठा के बताऊंगा, मास्क है ये, और मास्क को लगाने से ही काम चलेगा। रास्ता बंद करना है, गेट बंद करना है। रात को हम जैसे अपने घर का दरवाजा बंद करके सोते हैं, चोर ना आए, तो ये इस चोर से बचने के लिए हमें अपनी नाक को और मुंह को बंद रखना है। दूसरे, हमको जहाँ चोर बैठा है वहां नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं जाना है। अब ये 2 चीजें हैं, ये बहुत जरूरी हैं। दिल्ली की हाल इतनी खराब नहीं है, लेकिन हो सकती है। आपने न्यूज में देखा होगा, आपने भी दिखाना है, दिखाएंगे कि 22 लोगों की चिता एक साथ जल रही है, फर्श पर मरीज पड़े हैं, ड्रिप्स लग रही हैं ट्रॉली पे, कॉरिडोर में। अभी वो स्थिति जो मैं पिछले उसमें आउटब्रेक में बताता था, वो आ गई है। तो इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। टॉयलेट में शव मिला, 24 घंटे वहां टॉयलेट में पड़ा रहा पेशेंट। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये बहुत खराब इंडिकेटर्स हैं। आपने बड़े आसान शब्दों में, डॉक्टर एमोली, आपने बड़े आसान शब्दों में बता दिया कि जैसे रात में लोग अपने घर का दरवाजा बंद करके सोते हैं, ताला लगाते हैं, वैसे आपको नाक और मुंह का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, वैसे ही आपको मास्क लगाकर रखना पड़ेगा। और अगर आप ये सही तरीके से करते हैं तो आप वायरस को अंदर आने से रोक लेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी कवरेज कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर, क्या लॉकडाउन एक बार फिर से सामने है? गुजरात से बड़ी खबर यह है कि तेजी से फैल रहा है गुजरात में भी कोरोना। सूरत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सिविल हॉस्पिटल में 90% से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी जो संक्रमण को लेकर जो मरीजों की भी स्थिति है
वो बहुत बेहतर नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है अलग अलग अस्पतालों में। ये गुजरात की तस्वीर है कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर। सिविल हॉस्पिटल में 90% से ज्यादा जो मरीज हैं वो ऑक्सीजन पर हैं। सूरत शहर के सिविल अस्पताल में फिलहाल जो मरीज इलाज में है वो 80% मरीज ऑक्सीजन पर है और ऑक्सीजन की जो खपत है वो काफ़ी बढ़ गई है और जो नए मरीज आ रहे हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सारी बॉटल है ऑक्सीजन की वो खाली बॉटल है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसे करीब 3 से 4 ट्रक भरकर खाली ऑक्सीजन की जो बोतलें हैं वो हर रोज़ यहाँ से जाती है और फिर रिफ़िल करके वापस आती है। लेकिन जो मौजूदा हालात है वो काफ़ी ख़तरनाक है और ऐसे ही हालात रहे तो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कमी भी आएगी। हमारे साथ सप्लायर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चाचा ये बताइए कि हर रोज़ कितनी बोतलें आती है ऑक्सीजन की? आप मेन सप्लायर है और ऐसे ही हालात रहे तो क्या कमी हो सकती है? देखिए, अगर ऐसे हालात रहे तो ऑक्सीजन का तो ऐसा ही शॉर्टेज है ही। लिक्विड ऑक्सीजन जो टैंकर आ रहे वो कम पड़ रहे, वो 18 टन 20 टन जैसा टैंकर आ रहा है तो तुरंत 1 घंटे 1.5 घंटे में खाली हो रहा है। फिर बाकी के दूसरे जो मोनीफोल्ड है उस पर ये ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं तो ये खाली होने के बाद फिलिंग स्टेशन, जो रिफिलिंग स्टेशन पे एक 25 सिलेंडर का जो लाइन है उसको रिफिलिंग करने 1.25 घंटा लगता है और एक गाड़ी जाने के बाद जो ऑपरेटर है फिलिंग वाले वो पूरा गाड़ी लोड करते अनलोड करते और वो भी इंसान है। 18 घंटा 20 घंटे से काम कर रहे। कई लेबर ऑपरेटर लेबर पॉजिटिव और किसी को ताव बुखार ठंडी। हर रोज़ आप कितने सिलेंडर लाते हैं और कितना टन आता है हर रोज़? हर रोज़ हमारा अभी देखिए जैसे कि हमने स्टार्ट किया 200 सिलेंडर, फिर दूसरे दिन 300 350 पौना 400, तीसरे दिन 400 450 500। आज हमको 1000-1200 सिलेंडर देने के बावजूद भी रात को इमरजेंसी खड़ी हो रही है। तो आपने सुना किस तरीके से हालात इमरजेंसी की ओर जा रहे हैं गुजरात में भी। सारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन फिलहाल पूरब का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरब, खासतौर पर गुजरात के अगर 3 शहरों की बातचीत कर लें, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, पूरे गुजरात में करीब 4500 केस और सबसे ज्यादा केसेस इन 3 जिलों में। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पूरे गुजरात में जो गुजरात के 2 सबसे बड़े शहर हैं अहमदाबाद और सूरत, वो सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। हालत ऐसी है कि जो शमशान भूमि है वहाँ पर 40-40 लोगों का वेटिंग चल रहा है और टोकन दिए जा रहे हैं। इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। हमने जो रिपोर्ट दिखाई ऑक्सीजन की, जो खपत पहले 200 बोतलों की थी वो 1000 बोतल तक पहुँच चुकी है और 20 टन ऑक्सीजन महज सिर्फ 1 घंटे में खाली हो जाता है। तो आप समझिए कि कितना परेशानी होगी और कितने मरीज़ रोज़ाना अस्पताल में आ रहे हैं। हालांकि अभी बेड की कमी नहीं हुई है क्योंकि नगर निगम ने जो है वो इंतज़ाम किए हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी नाजुक है। मुंबई से नज़दीक है सूरत, थोड़ी बहुत माइग्रेशन की भी खबर आ रही है। लेकिन जो बात की जाए तो आज सवेरे जो मुख्यमंत्री ने जो प्रेस वार्ता की तो उन्होंने भी इस मामले में गंभीरता जताई है कि गुजरात की स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक है, लोग घर से बाहर ना निकले। और हम भी ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं लगातार बार कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, ये 4 जो बड़े शहर हैं वो पहले से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। तो अगर काम ना हो तो बाहर ना निकले। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन राकेश मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि आप सोमवार को वैक्सीन लगवाएंगे, मंगलवार को आपकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कारगर उपाय यही है, मास्क पहनिए और भीड़ भाड़ से दूर रहिए। ये तो लगातार अपील की जा रही है, पालन करवाना बेहद जरूरी है। लगातार अपील की जा रही है और हमारे सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए और मास्क सही तरीके से पहनिए। फैशन स्टेटमेंट के तौर पर या फिर गले में लटका लिया, इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर एनसी मिश्रा, एक सवाल, जिस तरीके से रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, 1.5 लाख कभी करीब केस हो गए, आशंका है कि हो सकता है 2 लाख केस आने लगे, तो क्या जो पुराना अनुभव था सरकार का, प्रशासन का या फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका, वो अनुभव फेल होता दिख रहा है? नहीं, फेल होता नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ऐसा है, इसको बेकाबू कहें या ये कहिए कि ये होना ही है। अगर लोगों की आवाजाही रहेगी और जिस तरह से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और लोग कहेंगे कि चल रहे हैं, तो डॉक्टर वली ने बहुत अच्छे से समझाया कि
घर में रात को ताला लगाते हैं, बंद करके सोते हैं, दिन में आप बाहर जब जा रहे हैं तब करिए वो। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। लोगों को खुद अगर लॉकडाउन कर ले, सरकार को बड़ा लॉकडाउन न करना पड़े, जो सरकारें अभी हिचक रही हैं, सारी सरकारें हिचक रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे भारत सरकार हो, क्योंकि ये डबल एज सोर्ड है जो लॉकडाउन है जी। आप जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन की समस्याएं दिखाने हैं, जब लॉकडाउन नहीं समस्या दिखाने लगे तो सारे भी थोड़ा कॉशन है। इसीलिए देखिए रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, वो लॉकडाउन नहीं बोल रहे हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस कह रहे हैं। तो ठीक है, हम भी कहते हैं जैसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है, पहले हम कहते थे रेस्ट्रिक्ट कर दो, रेस्ट्रिक्शन संभव नहीं है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम कहीं कहीं कर दो उसको, तो उसको इमोबिलाइजेशन कहते थे, अब रेस्ट्रिक्शन कहते हैं उसको। तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत आवश्यक है। जो क्लस्टर्स हैं उनमें बहुत जरूरी है। जैसे कल भी बात हम कर रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सस्पेंड करना है तो 1 हफ्ते के लिए कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही बहुत मजबूत नहीं है, और अगर बेड और आईसीयू की बेड की समस्या हुई, ठीक है, तो वही हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट। निश्चित तौर पर। लेकिन इस बीच एक और स्थिति है, मुझे लगता है कि उस पर भी चर्चा होना जरूरी है। आपके पास मैं लौट कर आता हूं, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। सोचिए अगर क्या हो, जो टेस्ट आप करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट में आप नेगेटिव आ जाए, लेकिन बाद में पता चले कि असल में आप कोविड पॉजिटिव है। गुजरात और राजस्थान से ऐसे कई मामले आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस सवाल पर चर्चा। कोरोना का खतरनाक खेल, आरटीपीसीआर टेस्ट भी फेल। नया वाला कोरोना आया, टेस्ट भी पकड़ नहीं पाया। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, ये आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं। पिछले 4 दिन से देश का कोरोना मीटर 1 लाख के नजदीक बना हुआ है, और इसी खतरे को दोगुना कर रहा है कोरोना का नया कैरेक्टर। रैपिड टेस्ट की बात छोड़िए, राजस्थान से लेकर गुजरात में तो कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट करने पर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन जब मरीजों का सिटी स्कैन एचआरसीटी किया जा रहा है तो लंग्स में इंफेक्शन सामने आ रहा है। मतलब शरीर के अंदर कोरोना वायरस है, लेकिन वो आरटीपीसीआर टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहा है। राजस्थान और गुजरात में ऐसे मामले सामने आए जहां आरटीपीसीआर में नेगेटिव लोग दरअसल कोरोना पीड़ित थे। पिछले 10 दिन में 3 गुना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, यानी कि रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सामने आया है एसिम्प्टोमेटिक मरीज। ऐसे मरीजों की जब कोरोना जांच कराई जा रही है तो उनकी रिपोर्ट तो कोरोना नेगेटिव आती है, मगर जब उनकी सिटी स्कैन किया जा रहा है तो उनके लंग्स इन्फेक्शन मिल रहे हैं, यानी वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। अब आईसीएमआर भी मान रहा है कि कोई भी टेस्ट 100% सही नहीं हो सकता है, यानी आरटीपीसीआर के बावजूद अगर पॉजिटिव हैं तो ये चौंकने वाली बात नहीं। बहुत मुमकिन है कि इस बदलाव के पीछे वजह कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो। आरटीपीसीआर या कोई दूसरा कोरोना टेस्ट वायरस के पिछले फीचर्स को पकड़ने के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वायरस में म्यूटेशन हुई तो उसके फीचर्स बदल गए, और शायद इसी वजह से आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट वाले पेशेंट भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि कोविड अपनी शक्ल बदलेगा और जल्द नहीं जाएगा, तो जरूरी है कि एक बार फिर मास्क और 2 गज की दूरी को हम और आप जिंदगी में जरूरी बना लें। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए एक बार फिर से सीधे एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एमवली, ये तो एक अलग मुसीबत है। आरटीपीसीआर टेस्ट तो कंफर्म माना जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे सामने आ गए जिसमें उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ कोरोना वायरस। नहीं, टेस्ट जो करने वाले हैं ना, उनकी टेस्ट करने की जो विधि है उस पे भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए कि वो जहां से कोरोना वायरस आप बैठे नाक के अंदर और गले के अंदर वहां टच कर रही है स्वाब के नहीं। ये बहुत बड़ा इसमें एक फ्लॉ होता है। अगर ठीक से स्पेसिमेन कलेक्शन नहीं होता, ये भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा है, हालांकि वो नॉन मेडिकल पर्सन है, उन्होंने कहा है खूब गहराई से अंदर जाके डीप जाके जो है सैंपल लेना पड़ेगा। ये सब वो स्टडी करके आते हैं जब बोलते हैं। तो ये भी एक फ्लॉ है, क्योंकि हम इसमें एम्प्लीफिकेशन करते हैं आरएनए का।
जी। तो इसका चांस कम है कि आरएनए का जो अभी इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ है कि वो डिटेक्ट ना हो आरटीपीसीआर में, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हमारी मेथोडोलॉजी में कोई फर्क हो इसकी वजह ठीक है, से, या सैंपल कलेक्शन में फर्क हो, सैंपल कलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, लेकिन एक सवाल और आपसे लगातार उसकी बातचीत हो रही है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, तो क्या मिशन मोड में अगर वैक्सीनेशन लॉन्च कर दिया जाए तो इससे हम खतरे को कम कर देंगे या फिर टाल सकते हैं? देखिए डेफिनेटली जितना ज़्यादा हम वैक्सीनेशन करेंगे उतनी ज़्यादा हम सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ को कम कर लेंगे। लेकिन ये बात भी साफ तौर से समझने की है, जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर भी बोल रहे थे कि ये नहीं है कि आज हमने वैक्सीन लगाई और कल से हम इम्यून हो जाएंगे, तो ये स्थिति नहीं आने वाली है। लेकिन हमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचना है, हमें आने वाली वेव्स से बचना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास संसाधन कितने हैं और उन संसाधनों में हम समझदारी से किन लोगों को पहले वैक्सीन लगा सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सके। और इसीलिए मैं दोबारा ये बात बोलूंगी कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं हमारी, वहां पर हमारी स्ट्रैटेजी फर्क होनी पूरे देश से बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पूरे देश की एक पूरी थ्योरी नहीं लगा पाएंगे, तो हमें अब बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज करके चलने की जरूरत होगी। क्योंकि अब देखिए जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, और पहले ही सरकार आंकड़ा दे चुकी है कि भारत में इस वक्त 50,000 लोग। ठीक है डॉक्टर स्वाति, ऐसे ही एक जोन में आपको लेकर चलते हैं। दरअसल पुणे जो कि सबसे हॉटस्पॉट शहर है फिलहाल पूरे देश में, वहां से ज्योत्सना हमारी सहयोगी जुड़ी हैं। ज्योत्सना बताइए, पुणे से बहुत स्थिति तो बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही, सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, इसके बावजूद? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी राज्य सरकार ने जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, उस नियम को लेकर अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे कि वीकेंड लॉकडाउन कैसा रहेगा और जो सोमवार से शुक्रवार जो लॉकडाउन रहेगा वो कैसा रहेगा। दूसरी बात यह है कि शुक्रवार को पुणे में और पिंपरी चिंचवड जो पुणे के सटे इलाके हैं वहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद थे क्योंकि वैक्सीन नहीं थे। तो लोगों में वैसे भी डर का माहौल था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद है, दूसरी तरफ जो है वो लॉकडाउन करवा दिया गया है, इसलिए लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे। और हम आपको दिखा दें ये तस्वीर कि एक दिन जो जहाँ पर शुक्रवार को ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद है, जिसके बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर्स दोबारा शुरू कर दिए गए हैं और लोग जो है यहाँ वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। लेकिन इनमें से कई लोग कंफ्यूज थे क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है, तो क्या ऐसे में वैक्सीन लेने के लिए बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि शुक्रवार को वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे, शनिवार को वीकेंड का लॉकडाउन था। तो लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी लिमिटेड ही लोग आ पा रहे हैं क्योंकि जो लॉकडाउन बताया गया है उसकी वजह से काफ़ी उनको आने में दिक्कत, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है। सीनियर सिटीजन्स होता है क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन जो है वो 45+ यही लोग लेते हैं और उनके साथ एक यंग आदमी की भी ज़रूरत होती है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसे में अगर जहाँ पर लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, आता हूं ज्योत्सना, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भी संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 केस सामने आए, इसके बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं है। यूपी के अलीगढ़ में मेडिकल टीम पर हमला किया गया है। कोरोना का टेस्ट करने गई थी टीम, लेकिन उस पर अटैक कर दिया गया। कोरोना संदिग्ध होने की जानकारी मिलने के बाद जांच करने वहां पर टीम गई हुई थी। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीर एक अलग समस्या है, अलीगढ़ से ये बड़ी खबर है और जाहिर सी बात है ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं जो लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अगर आप नहीं संभलेंगे, अगर आप नहीं चेतेंगे तो निश्चित तौर पर यह स्थिति भीषण होती जाएगी। डॉक्टर दीपाली, ये एक अलग मामला, पिछली बार भी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था किस तरीके से मेडिकल टीम पर हमला हुआ था और लगातार इसको लेकर आवाज बुलंद की गई थी। अब अलीगढ़ से सामने आया, वहां पर टीम जाती है जांच करने के लिए, लेकिन उस पर लोग हमला कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है क्योंकि हम डॉक्टर्स आगे आके अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक इंसानियत का, जिस तरह आप देखिए हमारे आर्मी के जवान खड़े होते हैं उस तरह डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, फैमिली से नहीं मिल पा रहे, बच्चों से नहीं मिल पा रहे, लोग उन्हीं पे हमला कर रहे हैं, वो भी इसीलिए कि कहीं उन्हें वायरस का ना पता चल जाए। दूसरी चीज पांडे जी, मैं इस बात के लिए तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे मंत्री ने जैसे पहले यहाँ पे किया था और सिक्योरिटी दी गई थी वो पहले ही लागू हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज कि मास्क कम की वजह से भी मुझे लगता है संक्रमण बढ़ रहा है। और जो मास्क लोग पहनते हैं, मैं खुद मरीजों को देखती हूँ, कपड़े का मास्क, मेरा खुद का ही स्टाफ एक ही मास्क 3-4 दिन के लिए रोज पहनता रहता है। ये 3 प्लाई मास्क जो है, ये मास्क
सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 घंटे काम करेगा और ये हमारी जान बचा सकता है, ये हमें कोरोना से बचा सकता है। तो जो लोग दूसरा मास्क बदल के पहन सकते हैं 4 घंटे बाद, उसको जरूर बदलें। जो कपड़े का मास्क पहन रहे हो वो डबल कपड़े का मास्क पहन लें जब वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के बिना लोगों से मिल रहे हैं, जब वो तन की दूरी नहीं मेंटेन हो रही, जब मार्केट में ज्यादा भीड़ भड़ाके के एरिया में है या सेंट्रल एसी में है। और अगर वो कपड़े का मास्क डबल भी पहनते हैं तो उनके पास 4 मास्क होने चाहिए, 2 मास्क आज के, 2 मास्क कल के, फिर परसों वो आज वाला मास्क पहने। तो लोग मास्क की क्रिया को जरा ठीक करें और डॉक्टर्स की इज्जत करें, यही मेरी आपके चैनल से आज रिक्वेस्ट होगी। निश्चित तौर पर, और लोग अगर एहतियात बरतेंगे, लोग अगर संभल कर रहेंगे तो स्थिति संभलेगी, लेकिन अगर लोग नहीं संभलेंगे तो स्थिति को संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लगातार ये अपील है कि एहतियात बरतें और जो मेडिकल टीम आपके पास पहुंच रही है उसका सहयोग करें, तो ही आप बच सकते हैं इस कोरोना नाम की बीमारी से। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों को डरा रही है। लॉकडाउन की सामने दिख रही आहट से लोग परेशान हैं कि क्या वाकई लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। जो रफ्तार है वो संकेत तो यही दे रही है। एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक सवाल आपसे। गुजरात से जैसी जानकारी सामने आई कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड की कमी, जाहिर सी बात है अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो बेड की कमी भी होगी। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी तो संक्रमण को थामने की होनी चाहिए पूरी तौर से। अगर उसके लिए अब मेजर लॉकडाउन्स भी लगाने की अगर आवश्यकता है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले वर्ष अप्रैल मई में आप सब भी ये सवाल उठा रहे थे सरकार पे, पत्रकार लोग और सभी लोग कह रहे थे कि क्या औचित्य था, उस समय तो 1-2 केसेस थे, क्यों लॉकडाउन लगाया। चलिए वो वजह फर्क थी, लेकिन अब इस समय लॉकडाउन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे और ये केसेस का नंबर कोई भी हो सकता है, चाहे आप रोज बढ़ते रहेंगे, 1-1 लाख केस 10 दिन बढ़े, आप देख लीजिए कहाँ आंकड़ा जाएगा, 20 दिन बढ़े तो कहाँ आंकड़ा जाएगा, और अगर पूरे 31 मई तक बढ़ते गए तो कहाँ आंकड़ा जाएगा। उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ रोगियों का तो सीवियर ग्रेविटी बढ़ेगी, उनका जो गंभीर होंगे, और फिर हमारे जितने भी, आप देख लीजिए यूरोप में क्या हुआ, आप इटली को भूल गए हैं हम लोग, यूके को भूल गए हैं हम लोग बिल्कुल कि वहाँ क्या हो रहा था। वहां पे भी यही हाल था, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग कॉरिडोर में थे, फिर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाए, कौन आईसीयू में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर वो स्थितियां भीषण थी, वो स्थितियां भयावह थी, और वो स्थिति हमारे देश में ना आए, इसको लेकर जाहिर सी बात है पाबंदियां बढ़ानी होंगी, सख्तियां करनी पड़ेंगी। डॉक्टर एम वली, एक सवाल आखिरी आपसे, ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो वाकई घातक है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आसान शब्दों में लोगों को समझाएं। ये ज्यादा आसानी से चिपकने वाला है। आसान शब्दों का मतलब ये है, घातक इस सेंस में ज्यादा है कि जैसे घर में 10 आदमी हैं तो 10 के 10 को इफेक्ट कर रहा है और दूर से पकड़ रहा है। ये पहले ये था कि हम बहुत क्लोज कांटेक्ट में आ रहे थे तब पकड़ रहा था, अब ये दूर से पकड़ रहा है जी। और ये लोकल म्यूटेंट भी हो गया है और ये बाहर से भी म्यूटेंट आया है, दोनों हैं, और अभी ये और अपना स्वरूप बदलेगा। आसान शब्दों में ये है कि ये हमसे दोस्ती करना चाह रहा है, हमारे शरीर में देर तक रहना चाह रहा है, इसलिए ये अपने अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, जिसको हम जीनोमिक सीक्वेंस कहते हैं, उसमें परिवर्तन लेकिन ये दोस्ती खतरनाक है, लेकिन ये दोस्ती खतरनाक है और लोगों को ये समझना होगा डॉक्टर वली कि इस दोस्ती से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए और इन महत्वपूर्ण सलाहों के लिए। एक बार फिर आपसे अपील, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, तभी आप भीषण स्थिति से बच सकते हैं, खुद को बचा कर रख सकते हैं। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।